चलिए स्टार्ट करें ना। ओए, चलो देखते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कल इस वैरायटी पे काफी क्वेश्चन किए थे ना। 3-4 क्वेश्चन किया था। इसको बताइएगा, फाइंड द करंट इन द नेटवर्क इज। आई की वैल्यू पूछा है, इस आई की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, आई की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिएगा, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, पॉजिटिव से निकलेगी, यहाँ पे जाएगी। इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट इधर जाएगा और एक पार्ट इधर जाएगा। तो ये वाला किस में है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में करंट क्या होती है? जीरो ली जाती है, तो इसमें तो नहीं जाएगा। फिर उसके बाद इधर जब आएगी तो करंट फिर डिवाइड होगी दो पार्ट में, इधर की तरफ और इधर की तरफ। इधर वाला फिर किस कंडीशन में? रिवर्स बायस, इसमें भी नहीं जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है? करंट की वैल्यू पूछा है। करंट इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी की वैल्यू कितना है? 9 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट होता है ना, तो ये कितना है? 5, 10, 15, 5, 20, 10, 30। तो कितना हो जाएगा? 3/10। तो कितना हो जाएगा? आई 0.3 एम्पियर। कौन सा सही हो जाएगा? कर लो। ये वाला क्वेश्चन के लेग बैच में करा दिया था। देखो ये वाला किए हो कि नहीं? एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस टू पीएन जंक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड बायस जब लगाते हैं पीएन जंक्शन में, तो ये क्या करता है? डिप्लीशन रीजन को वाइडन कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। गलत है, कम कर देता है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्या करता है? डिप्लीशन रीजन को कम कर देता है, तो ये तो गलत बात है। अगली देखिए, इंक्रीजेस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। तो अगर फॉरवर्ड बायस है तो डिप्लीशन रीजन क्या होती है? कम। और फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल भी क्या होता है? कम होता है। ये भी बात क्या है? गलत है। इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनर एन साइड, कह रहा है डोनर को बढ़ाता है एन साइड, ये भी बात गलत है। डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन। जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डिप्लीशन रीजन कम होती है, तो पोटेंशियल भी क्या करता है? डिक्रीज, और फील्ड भी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो ये वाली बात क्या है? सही है। डोनर बढ़ाना है तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है ना। डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन शायद करा दिए तो। इन द अनबायस्ड पीएन जंक्शन, अनबायस्ड मतलब बैटरी नहीं लगी हुई, होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन। होल्स क्यों डिफ्यूज करते हैं पी रीजन टू एन रीजन? ये मैं बात पढ़ा चुका हूं कि किसकी वजह से? होल्स कंसेंट्रेशन पी रीजन इज मोर, कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। ये तो हो गया है, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, इस साइड पी साइड क्या ज्यादा होते हैं? होल्स ज्यादा होते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं। और इस साइड क्या ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं ना। तो इस साइड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो होल की कंसे अच्छा, इधर होल्स क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, एक दो होते हैं। और इधर इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, एक दो होते हैं। तो होल की कंसेंट्रेशन पी साइड ज्यादा होती है, और इस साइड एन साइड क्या होती है? कम होती है। तो कंसेंट्रेशन इधर ज्यादा होने की वजह से, कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होल्स इधर चलते हैं ना। तो कौन सा सही होगा? सी वाला। अरे मैं, सी ये है। ठीक है। हाँ, कल असल में अंदाजे से हाथ चल जाता है।
फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन एन रीजन में है वो इसको होल्स को खींच रहे, इसकी वजह से नहीं, किसकी वजह से जाता है, कंसेंट्रेशन की वजह। ऐसा भी आप सोच सकते हो, सेकंड वाला ऑप्शन, इधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इधर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो कह रहा है कि ये जो है ना पोटेंशियल इसको खींचता है, ऐसा नहीं हो सकता, पॉजिटिव तो रिपेल कर देगा इनको, होल्स को। समझ आ रही ना बात? सी वाला भी क्या है, गलत है। कौन सा सही होगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, ये भी मैं करा के गया था, देख लीजिए। बिकॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड इज, कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के अंदर ये जो पोटेंशियल बैरियर बनता है, पोटेंशियल बैरियर बनता है ना, पोटेंशियल बैरियर ऐसे होता है ना, इस तरह से। ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है किसकी वजह से, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नियर दी जंक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, होल्स होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं, होल्स क्या करते हैं, पी साइड होल्स मेजॉरिटी होते हैं और एन साइड इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं, ठीक है, एन साइड। अब क्या होता है, पहले तो पूरे पूरे यहाँ 20 तक होल थे और यहाँ 20 तक क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। होल से डिफ्यूज हुए तो यहाँ पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हुआ तो इधर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। तो कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नियर दी जंक्शन, समझ आ रही ना बात? यही क्या करते हैं, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करते हैं, यही तो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एक बात मुझे याद आ गई जो मैंने बताई नहीं है। अच्छा, होल्स जो है, एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इस चीज को अलग से, ध्यान से देखना। अच्छा, इसमें से देख लीजिए पहले, ये डिप्लीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर दी जंक्शन, नियर दी जंक्शन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ऐसा होता है, पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के सिर्फ होने की वजह से होता है, नहीं, ये बात क्या है, गलत है। कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर दी जंक्शन, ठीक है, ये भी क्या है, गलत है। डिप्लीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नियर दी जंक्शन, ठीक है, ये भी बात क्या है, गलत है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज, क्लियर रहेगा ना? एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जो ध्यान से सुनना। अच्छा, ज्यादा चाहे इंट्रेंसिक हो, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बताया था करंट इज इक्वल टू होता है आई प्लस आई एच बताया था, और इसमें मैंने आपको बताया था आई ज्यादा होता है किससे, आई एस से, और इसके पीछे रीजन जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किससे, होल से, या ऐसे कह लीजिए मोबिलिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की, किससे, होल से ना। अब यहाँ पे एक गड़बड़ी ये हो सकती है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये बताइए इसकी वेलोसिटी ज्यादा है या इसकी मोबिलिटी ज्यादा है, अगर ये बात मैं कह रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन और होल में भारी कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं कौन, होल भारी होता है। मैंने एक वर्ड बोला है, इलेक्ट्रॉन का मास तो इतना होता है ना, 9.1 इंटू 10⁻⁻, है, हाँ। तो अब देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे कंपैरिजन है इलेक्ट्रॉन और होल का। तो होल्स की मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, वो कम होती है, और ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या होती है, होल की कम होती है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड भी ज्यादा और मोबिलिटी भी ज्यादा है, तो इससे आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, हालांकि होल हल्का होता है। होल के पास मास नहीं होता, होल का मास क्या होता है, होल का मास क्या होता है, 0 होता है। इसमें आप गलत कर दोगे, होल नाम की कोई चीज है नहीं यहाँ पे,
समझ, मैंने आपको बताया था एक बात, जब उसको पढ़ा रहा था इंट्रिंसिक वाले को, तो मैंने आपको बताया था कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से एक करंट बनती है जिसका नाम क्या होता है, आई। और एक किस में होता है, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, होल्स होते हैं ना। वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड के, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, बाउंडेड। ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये वैकेंसी है ना, ये क्या है, वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें क्या होगा, भर जाएगा, इसकी वैकेंसी पूरी हो जाएगी। फिर ये वाला होल इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, होल इधर। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो होल नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो होल नहीं। तो सच्चाई तो ये भी है कि करंट ये भी जो है किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से। तो होल नाम की जो चीज होती है ना, वो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, खाली इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। समझ आ रही ना बात। तो होल कैसा होता है, मासलेस होता है। कैसा होता है, मासलेस। हाँ, लेकिन एक मिनट, अगर आपसे बोल देता है इफेक्टिव मास, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मास, तो इफेक्टिव मास होल का ज्यादा होता है, क्योंकि हम नॉर्मली जो मैकेनिक्स पढ़े हैं उसमें हमें ये लगता है कि जो चीज भारी होगी, जो चीज भारी होगी उसका एक्सीलरेशन कम होगा, तो शायद ऐसा होगा। तो इफेक्टिव मास होल का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन हकीकत में होल कैसा होता है, मासलेस होता है। समझ आए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मास होल का कितना होता है, तो आप किस पे टिक करोगे, जीरो पे। और अगर इफेक्टिव मास किसका ज्यादा पूछता है, तो आप किसको जवाब दोगे, होल का, क्योंकि इनर्शियल प्रॉपर्टी उसके पास ज्यादा है होल के पास, तभी वो स्लो है। तो ऐसे क्या होता है ना, जैसे क्या मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की, तो ऐसा लगता है वो हल्का सा होगा। और मोबिलिटी होल की क्या है, कम है, तो ऐसा लगता है कि वो कैसा होगा, भारी सा होगा। हकीकत में उसका मास, जब कोई चीज है ही नहीं, समझ आए, तो उसका मास कैसे माना जा सकता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन जहां से जाएगा। अच्छा, एटम में क्या क्या चीजें, आप जवाब दो। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, और उसके चारों तरफ क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो खाली जगह है, तो खाली जगह का मास कहाँ होता है। समझ आ रही ना वो। तो खाली जगह वो हमारा एक मतलब समझने के लिए है बस, हकीकत में होल है नहीं। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना, समझ पा रहे हो ना। तो एक बार फिर मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपसे इफेक्टिव मास पूछा जाता है तो किसका ज्यादा है, होल का। अगर आपसे पूछा जाता है मास ऑफ होल कितना होता है, तो होल नाम की कोई चीज नहीं है, उसका मास क्या लिया जाएगा, जीरो लिया। क्लियर रहेगा ना। जब कोई चीज है ही नहीं तो उसका मास क्या होगा। यहां तक हो जाने के बाद अब चलिए हेडिंग डालिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेक्टिफायर। एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम डायोड का। डायोड का क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। और इसका पहला एप्लीकेशन जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। ठीक है, ये रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर कोशिश करता है। अच्छा, एसी करंट का मतलब आप समझते हो। एसी करंट का मतलब ये होता है, जैसे ये करंट है और ये टाइम है, अगर ये दोनों डायरेक्शन में है, ऐसे इस तरह से दोनों डायरेक्शन में है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इसे क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। दोनों डायरेक्शन में हो। अब ये ऐसी भी हो सकती है एसी, और ऐसी भी हो सकती है, ऐसे, ऐसे, है कि नहीं, इस तरह से हो सकती है ये भी। बस क्या होनी चाहिए, दोनों डायरेक्शन में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। और डीसी किसे बोलते हैं, एक डायरेक्शन में। तो ये वाली अगर मैं पिक्चर बनाता हूं, आई वर्सेस टाइम, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, डीसी कहलाएगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है ना। लेकिन
ये कंप्लीट तरह से डीसी नहीं है, समझ आ रही ना बात? कंप्लीट तरह से डीसी वन डायरेक्शनल होता है, लेकिन ऐसी होनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। समझ आ रही ना बात? क्योंकि हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती है, कौन सी डिवाइसेस? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब चीजें जो है डीसी पे काम करती है। किस पे काम करती है? डीसी पे। तो हमारे घरों को जो लाइट आती है वो एसी आती है। वो क्या आती है? एसी आती है। और एसी का नेचर क्या है? वो लगातार उसकी करंट या वोल्टेज क्या होती है? ऊपर नीचे होती है। तो ऊपर नीचे होने से हमारी चीजें क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। तो अगर खराब हो सकती है तो हमें, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? एसी को किस में कन्वर्ट कर दे? डीसी में। अगर इस नेचर में आप कन्वर्ट करोगे, इस नेचर में जिसमें पल्स टाइप की बनेगी, तब भी दिक्कत है हमारी डिवाइसेस के साथ। समझ आ? तो इससे इसमें लाना है, समझ? ये डीसी कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? डीसी कहलाएगी। लेकिन हमारी डिवाइसेस ज्यादा अच्छा वर्क किस पे करेंगी? इस वाले पे करेंगे। तो यहां तक लाने के लिए हम किसको यूज करते हैं? रेक्टिफायर को। और यहां से यहां तक लाने के लिए हम फिल्टर को यूज करते हैं। और यहां पे फिल्टर का नाम, फिल्टर मतलब होता है कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटर। नहीं समझ आई बात? इस वाले नेचर को इस वाले नेचर में लाने के लिए किसका यूज करते हैं? रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? डायोड। रेक्टिफायर मतलब क्या? डायोड का ही तो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड को कैसे यूज करेंगे? एज ए रेक्टिफायर। और ये क्या करेगा? एसी को किस में कन्वर्ट कर देगा? इस वाली डीसी में। समझ आ रही ना बात? इस तरह की डीसी में। अब डीसी से इस वाले स्टेडी करंट में बदल। ये वाली कौन सी है? स्टेडी। और ये वाली कैसी है? अनस्टेडी। अनस्टेडी डीसी ये है, और ये कैसी है? स्टेडी डीसी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, अनस्टेडी डीसी है ये, और ये कैसी है? स्टेडी। तो अनस्टेडी, क्या लिख दिया मैंने? ए लगा लेना, ठीक है? ये अनस्टेडी डीसी है, और ये कैसी है? स्टेडी। तो एसी से इस वाले डीसी में आने के लिए किसका यूज करेंगे? रेक्टिफायर। और इस वाले से इस वाले में जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फिल्टर, जिसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। अभी हम उसको आगे देखेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर भी, ओए, रेक्टिफायर भी कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। और दूसरा होता है कैसा? फुल वेव रेक्टिफायर। एक एक करके देखेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर। समझ आए? रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी से किस में जाना? एसी टू डीसी। समझ आए? और कंप्लीट डीसी नहीं, स्टेडी टाइप की डीसी नहीं, पल्स टाइप की ही डीसी तक ला पाएगा ये। फिर उसके बाद हमें कैपेसिटर लगा के किस में बदलना पड़ेगा? स्टेडी डीसी में। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसका कैसे डायोड को हम बदल देंगे। हो गया? चलो अब हेडिंग डालो, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, देखो एक मिनट सुनना। यहाँ पे जो इनपुट है आई वर्सेस टाइम, वो इस तरह का है, ठीक? इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव करंट इनपुट होती है। ये ट्रांसफार्मर है,
एक मिनट सुनना, ये ट्रांसफार्मर है, यहां से कौन सी करंट एंटर की, तो हमारे घरों तक ट्रांसफार, इसलिए पूरी पिक्चर बना दिया कि एग्जैक्ट आपको रहे चीजें। तो ट्रांसफार्मर से हमें जो घर तक लाइट आती है वो कैसी आती है, एसी आती है। तो यहाँ पे एसी जब ये आएगी ना, ये वाली, तो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल होगा, पहले पॉजिटिव, और नीचे कौन सा होगा, नेगेटिव ना। और यहाँ पे हमारी डिवाइस है जिसको किस पे काम करना है, डीसी पे काम करना है, ठीक है। अब यहाँ से पॉजिटिव जब इन होगा तो ये डायोड है, और डायोड किस कंडीशन में लगा हुआ है, ये पॉजिटिव है और ये पी है और ये क्या है, एन है, तो फॉरवर्ड बायस्ड है। तो अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये करंट को क्या कर देगा, अलाउ कर दे, करंट अलाउ यहां से हो जाएगी, ठीक है। हाफ साइकिल क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी, इससे आउटपुट में हाफ साइकिल दिख जाएगी। ये हो गया करंट का आउटपुट, और ये टाइम के साथ ये आउटपुट में दिख गई, ठीक है। अब इसके बाद वाली कहानी में क्या होगा, जब ये वाला, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला हो चुका, अब कौन सा वाला होगा, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ आ रहे, टर्मिनल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब ये जब नेगेटिव वाली करंट यहाँ पे, अच्छा ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, पी से, तो ये किस कंडीशन में आ गया, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस्ड में करंट जाती है नहीं, तो करंट नहीं जाती, तो ये कैसी हो जाएगी, सीधी। समझ आ रहे ना। फिर उसके बाद ये वाला आएगा, फिर आधी साइकिल क्या होगी, आउट होगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, सीधी रह जाए। समझ आए, इस तरह से इसी को क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ आई ये बात, क्लियर रहेगी ना। पॉजिटिव वाली पल्स क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में उसके लिए होगा। लेकिन जब नेगेटिव वाली क्रॉस करना चाहेगी तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड में करंट आउट नहीं होगी, तो ये क्या है, इनपुट, और ये क्या है, आउटपुट। अच्छा ये वोल्टेज के फॉर्म में भी हो सकता है, यहाँ पे वोल्टेज इनपुट दो इस तरह का, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वोल्टेज आउटपुट होगा। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। समझ आ रहे हैं, बस यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें दो चीजें पूछी जाती है, एक एवरेज करंट पूछी जाती है, इसका फार्मूला आपको रटा रहना चाहिए, और एक आरएमएस करंट पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो कौन सा होता है, आई एवरेज करंट, कौन सा होता है, एवरेज करंट। एवरेज करंट को डीसी आउटपुट भी बोलते हैं। ये जो करंट आउट हुई है ना, ये जो करंट आउट हुई है इसके पास कैसा नेचर है, पल्स वाला है, इसका एवरेज मुझे चाहिए। तो अगर एवरेज चाहिए तो एसी इसी पे था, एसी में क्वेश्चन कराया एवरेज कैसे निकालते हैं और आरएमएस कैसे निकालते हैं। समझ आ रही, अब इसको सीधा मैं पढ़ा दे रहा हूं, बस फार्मूला याद रखिएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। समझ आ रही, तो एवरेज जो करंट आएगी इससे, तो एवरेज करंट जो आउटपुट वाली करंट है, इसका जो एवरेज होगा, इसी को एक चीज और बोलते हैं, डीसी आउटपुट। क्या बोलेंगे, डीसी आउटपुट। अच्छा ये करंट कौन सी है, एक नेचर की है ना, पहले ये कैसी थी, अल्टरनेटिंग, अब किसमें है, किसमें है, डीसी करंट में ना। तो डीसी करंट का क्या चाहिए मुझे, एवरेज। तो कभी कभी इसको डीसी आउटपुट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीसी आउटपुट। तो आई डीसी बोलिए या आई एवरेज बोलिए, ये दोनों बात क्या है, सेम है। ये कितने के बराबर होगी, आई नॉट, कितने के बराबर होगी, आई नॉट बाई पाई के, कितने के बराबर होगी। समझ आ रहे ना, आई नॉट बाई पाई के। अगर वोल्टेज एवरेज लिखोगे वी एवरेज, तो वी एवरेज कितने के बराबर होगा, वी नॉट बाई पाई के बराबर। ये दो फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। अगर इसकी आरएमएस वैल्यू चाहते हो आप, कौन सी वैल्यू चाहते हो, आरएमएस करंट, आरएमएस करंट ना। तो आरएमएस करंट और वोल्टेज का फार्मूला याद है, जब उसमें पढ़ा था एसी में, क्या होता था, आई नॉट बाई √2 फुल साइकिल के लिए, और वोल्टेज क्या होता था, वी नॉट बाई √2। इसमें जो होगा थोड़ा सा चेंज आएगा, आई एवरेज जो हो जाएगा वो आई आरएमएस जो होगा, आई आरएमएस जो होगा वो आई नॉट बाई 2 के बराबर होगा, और वी आरएमएस जो होगा वो कितने के बराबर होगा, वी नॉट बाई 2 के बराबर। बस इतना सा फर्क हो, समझ गए ना। कर लीजिए इसको, ये इसी दो फार्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है।
ये AC सोर्स है, ठीक है। और फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये वोल्टेज इनपुट ऐसा हो सकता है जैसे करंट के लिए ना, वैसे क्या हो सकता है वोल्टेज इनपुट, वैसे ही क्या हो सकता है वोल्टेज आउटपुट। इसीलिए देखिए दो फार्मूले लिखे हुए, वोल्टेज के लिए भी और करंट के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अगली चीज देखिएगा, एक फार्मूला और देखते हैं इफिशियंसी का, इसका इफिशियंसी का। इसका एक बार और डायग्राम बना देते हैं हाफ वेव का, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस, ठीक, ये हाफ वेव का। अच्छा, इसके पास रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, RF होगा, या RB बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं RB। ठीक है, RB मतलब डायोड का बैरियर रेजिस्टेंस, समझ आ रहा है। और ये RL हो गया, और ये आपका क्या हो गया, AC सोर्स हो गया। क्या हो गया, AC सोर्स। अब इसकी हम पढ़ेंगे इफिशियंसी। क्या पढ़ेंगे, इफिशियंसी। इसकी इफिशियंसी जो होती है 40.6। वैसे जनरली क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइड बाई क्या होता है, इनपुट पावर। इनपुट पावर, ये लगभग जब आप सॉल्व करोगे, डेरिवेशन करोगे, पूरा रिजल्ट जो आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ, 40.6 डिवाइड बाई 1 प्लस RB डिवाइड बाई R, ये कौन सा, लोड का रेजिस्टेंस। समझ आ रही ना, इतने के बराबर होती है। पहली कंडीशन देखिएगा, इफ RB इज मच लेस देन RL। अगर ऐसा होता है, RB बहुत छोटा है किससे, RL से। अच्छा, ये 1 तो फिक्स रहने वाला है। अगर RB बहुत छोटा हो जाए और RL बहुत बड़ा हो जाए तो ये लगभग क्या हो जाएगा, 0। इफिशियंसी कितना आएगी, इफिशियंसी कितना आएगी 40.6। और ये इफिशियंसी जो है ये मैक्सिमम इफिशियंसी है किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो एक क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है थ्योरेटिकल, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हाफ वेव रेक्टिफायर की होती है वो कितना हो सकती है, तो आपका आंसर कितना होगा 40.6, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। समझ आ रही ना बस। दूसरी चीज आप देखिए, ये थी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अच्छा ये पार्ट मिनिमम कर दो तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो इसको मिनिमम करने का तरीका क्या है, आरबी को क्या ले लो, आइडियल डायोड ले लो। आइडियल लोगे तो ये लगभग क्या हो जाएगा 0। तो इफिशियंसी मैक्सिमम कितना हो सकती है 40.6। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन, अगर ऐसा हो जाए आरबी बराबर हो जाए किसके, आरएल के। अगर आरबी बराबर हो जाए आरएल के तो ये कितना आ जाएगा 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी आधी। तो इफिशियंसी कितना आ जाएगी 20.3 हो जाएगी। इसको वैसे रफ कैलकुलेशन है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक, तो इफिशियंसी के बारे में ये बात हो गई। एक और फार्मूला पूछ सकता है आपसे, फॉर्म फैक्टर। क्या पूछ सकता है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है उसको लिख लीजिए। फॉर्म फैक्टर जो होता है इसमें, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर जो होता है वो IRMS डिवाइड बाई आई एवरेज। कौन सा, एवरेज। IRMS की वैल्यू बोलिए कितने के बराबर है, I0/2। और आई एवरेज कितने के बराबर है, I0/पाई। लिखने से बेहतर ऊपर लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा पाई/2। पाई/2 को क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज बतानी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी बताता हूं जब आपको क्या पढ़ा लेते हैं, क्या चीज पढ़ा लेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर, तब बताएंगे इफिशिएंसी। ठीक है, हो गया। हेडिंग डालिए फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, एक मजाक टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर फुल वेव पढ़ते हैं। ये हाफ वेव है, ये वाला इनपुट है। एक मिनट सुनो, ये ऐसे ही होता है ना, ये लोड रजिस्टर और ये क्या लगा होता है, डायोड।
ना, फॉरवर्ड कंडीशन में इसमें इनपुट ये वाला देते हैं, ठीक है, इनपुट इस तरह की वेव का देते हैं, इनपुट हो गया, तो आउटपुट कौन सा होगा इन चारों में से, तो कौन सा पास होता है, आपको पता है इतना पास होगा ना, इतना आउटपुट में दिखेगा, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला तो नहीं दिखता, पॉजिटिव वाला दिखता है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये आपके नीट का क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ रही ना बात, पॉजिटिव वाला दिखेगा, कर लो इसको, लिख चुके आप, चलो अब आगे देखते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, देखो फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एक मिनट सुनना, इसमें ये हो गया ट्रांसफर, अच्छा फुल वेव का सीधा पिक्चर बना देते हैं, है कि नहीं, क्या फायदा पूरी, ये हो गया आपका एसी सोर्स, इधर एक डायोड लगा हुआ है ऐसे, और एक डायोड इधर लगा हुआ है इस तरह से, ठीक, या बना लो पूरा बना, ये है फुल वेव रेक्टिफायर, देखना ये आई वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका आउटपुट क्या होगा वो देखते हैं, आई वर्सेस टाइम ग्राफ ना, एक मिनट सुनिएगा, इधर देखो, ये वाला टर्मिनल जो है, पहले ये पॉजिटिव वाली वेव इन करेगी इधर से, इधर टर्मिनल कैसा होगा पॉजिटिव, इधर कैसा होगा नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव वाली इससे क्या कर जाएगी, पूरी पास कर जाएगी, तो इधर ऐसा हो जाएगा ना, पॉजिटिव वाली पूरी पास कर गई, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अब यहां पे क्या होगा, इस बार इधर से पास होगा ना नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला इधर से पास होगा, तो नेगेटिव वाला इधर से पास होगा, अब एक चीज आप यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, बढ़िया चीज, जब यहां पे पॉजिटिव था ना, जब यहाँ पे पॉजिटिव था, तो यहाँ पे पॉजिटिव था, तो इधर से पास होकर के इधर आई थी करंट, नहीं समझ आई बात, ये जब पॉजिटिव था और ये क्या था नेगेटिव था, ये वाला जब पास हो रहा था, ये वाला पल्स इधर से पूरा पूरा पास हुआ, और ये लोड रजिस्टर है इसको गया, समझ आया, तो ये पूरा पल्स आउट हो गया, फिर उसके बाद अब देखो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, इस बार पल्स इधर से, ये किस कंडीशन में रिवर्स, ये किस कंडीशन में फॉरवर्ड, तो इधर से करंट क्या होगी पास होगी, और किससे पास हो जाएगी लोड से पास हो जाएगी, ठीक है, तो इधर से भी पल्स कैसी, अच्छा ये बताओ करंट ऐसी ही लोड से इधर भी आई थी, तो इस लोड को कैसी करंट महसूस होगी, एक ही जैसी ना, ये मत दिमाग लगाना कि ये वाली नीचे बन जाएगी, लोड को कैसी करंट आ रही है, इधर से आई थी तब भी ऐसे ही थी ना, और इधर से भी कैसे हो रही है, इधर से ही इन हो रही, तो मतलब लोड को कैसा फील हो रहा है, इसी को तो जरूरत है डीसी की, तो इसको कैसा फील होगा सेम, तो इसकी भी कैसी बनेगी इस तरह से, समझ आ रही ना बात, फिर ऐसे तीसरे की भी कैसी बनेगी, पॉजिटिव वाले की फिर ऐसे बनेगी, और फिर ऐसे बनेगी, समझ आ रही ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया डीसी में, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर,
क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले एक चीज मैंने हाफ वेव में छोड़ी थी, उस लाइन को पूरा करिएगा, समझ लीजिए। एक मिनट रुको। अच्छा, यहां पे क्या पूरा होता है, एक टाइम पीरियड। क्या पूरा होता है, एक टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में कितना रिपेल्स बाहर आई है, एक, और इसके जैसी ये दूसरी, दो आउट हुई है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था, पिछले वाले में एक टाइम पीरियड में कितना रिपेल आ रही थी, इस वाले में, हाँ इस वाले एक टाइम पीरियड में कितना आ रही थी, एक ही आ रही थी ना। तो इसकी इफिशियंसी जो है, एक टाइम पीरियड में ये एक वेव है, और इसमें भी कितना आउटपुट कितना होता है, एक ही डीसी की वेव आउटपुट होती है। तो फ्रीक्वेंसी इनपुट और आउटपुट की क्या है, सेम है। तो इसमें इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या मानी जाती है, सेम। लेकिन इसमें जब आप देखोगे, इस वाले में क्या होता है, ये एक वेव इन हुई और यहां पे कितनी आउट हुई, दो आउट हुई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, दो गुना। एक ही टाइम पीरियड में कितनी रिपेल आउट हो रही है, दो, और उसमें एक टाइम पीरियड में कितनी आउट होती थी, एक। तो इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम मानी जाती थी। इसमें क्या हो गई, एक ही टाइम पीरियड में दो रिपेल बाहर आ रही है। हाँ, तो उस हिसाब से नहीं है, टाइम पीरियड का मीनिंग आप समझो। देखो, यहां से ऐसे इन हुई कोई चीज, एक मिनट सुनना, यहां से ऐसे वेव आई, फिर उसके बाद आई। अच्छा, यहां पे टाइम पीरियड नहीं लिया गया ना, क्यों, क्योंकि यहां से ऐसे गई है और यहां से ऐसे आई। अगले वाले पे क्या होता है, सेम हो जाता है फेस ना, इधर से ऊपर और इधर से भी क्या है, ऊपर। तो यहां पे क्या बोला जाता है, एक टाइम। इसमें देखिएगा, अच्छा यहां पे क्या हुआ, यहां से ऊपर, फिर यहां से ऊपर, नहीं समझ आ रही बात, यहां से क्या हो रहा है, ऊपर जा रही, और यहां से फिर क्या हो रहा है। तो यहीं पे एक टाइम पीरियड हो गया इसका, एक चक्कर पूरा हो गया इसका। समझ आ रही ना बात, उस लिहाज से देखोगे तो क्या माना जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या मानी जाएगी, रिपेल की डबल मानी जाएगी। तो उसमें क्या होता है, फिर से दोहराइएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिपेल की सेम होती है, और इसमें फुल वेव में क्या होती है, डबल हो जाती है। तो इस बात को हाफ वेव में लिख लीजिए, इनपुट एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। एक चक्कर इसको बोलते हैं ना, यहां से ऊपर और यहां से भी ऊपर, तो यहां पे एक चक्कर पूरा होता है। ऐसे इसमें क्या होगा, यहां से ऊपर एक चक्कर यहाँ पे हो गया। समझ आ रही ना बात। तो इसमें एक टाइम पीरियड में कितने चक्कर हो जा रहे हैं, एक टाइम पीरियड में कितने चक्कर हो जा रहे हैं, दो। और इसमें एक टाइम पीरियड में कितने चक्कर हो रहे हैं, एक ही चक्कर हो रहा है इनपुट में। समझ आ रही, क्लियर रहेगा ना। तो उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी इनपुट और आउटपुट की क्या होती है, सेम। और फुल वेव में पहले ही लाइन लिख लीजिएगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल होगी इनपुट फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, क्लियर रहेगा ना। अब वो दो चीजें इसके लिए देख लेते हैं। पहली चीज क्या देखी थी, एवरेज, एवरेज करंट और वोल्टेज देखा था ना, एवरेज करंट और वोल्टेज। तो इसको क्या बोलते हैं, आईडीसी भी बोलते हैं। तो आईडीसी कितने के बराबर होगा इसका, पिछले वाले में क्या था, आई नॉट बाई कितना था, पाई, बस इसका क्या हो जाएगा, दो गुना। ठीक है, और वीडीसी क्या होगा, वीडीसी जो होगा टू टाइम्स वी नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पाई। ये हो गया वीडीसी। दूसरा देखिएगा, एवरेज करंट निपट गई। अब क्या देखना है, आरएमएस करंट एंड वोल्टेज, आरएमएस करंट एंड वोल्टेज। आरएमएस करंट एंड वोल्टेज क्या होगा, आई आरएमएस बराबर होगा, अब ये पिछला वाला वो जो एसी में हमने पढ़ा था कितना होगा, आई नॉट बाई रूट टू,
और वोल्टेज आरएमएस कितने के बराबर होगा? वी नॉट बाई √2। ठीक है। तीसरी चीज क्या देखी थी? तीसरी चीज इफिशियंसी। इफिशियंसी, अच्छा ये बताओ, हाफ वेव में 40.6 थी, वही फार्मूला सेम यूज होगा। फुल वेव में क्या हो जाएगी? डबल। फुल वेव में क्या हो जाएगी? डबल। तो 40.6 का डबल कितना हो जाएगा? 81.2 डिवाइड बाई 1 प्लस आर बी डिवाइड बाई आर एल ना। हो गया कि नहीं? हो जाएगा। चलो, ये देखो मजाक टाइप का क्वेश्चन है आपसे, है कि नहीं? बताइएगा, द पीक वोल्टेज इन आउटपुट ऑफ हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर। हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर है, fed with sinusoidal signal with filter is 10 volt ना। विदाउट फिल्टर, विथ नहीं, विदाउट फिल्टर। विदाउट फिल्टर मतलब कैपेसिटर नहीं है ना। तो अभी कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही कहाँ? फिल्टर मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर होता है ना। तो डायोड को यूज किया और उसको साइनोसाइडल इनपुट दिया। ये जो इनपुट हमने पढ़ा है वो कैसा है? साइनोसाइडल ही है। अब कह रहा है इसका वोल्टेज जो है, पीक वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। डीसी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, डीसी कंपोनेंट वोल्टेज का कितना होता है? अभी डीसी मतलब क्या बोला है? एवरेज होता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज वैल्यू कितना होती है? वी नॉट बाई पाई होती है। वी नॉट की वैल्यू कितना है? 10 बाई पाई। बस आंसर हो गया। समझ रहे? इसका आंसर दीजिए, उसी पे बेस्ड है। ठीक है। ए साइनोसाइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू मतलब वी नॉट, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू इज कनेक्टेड टू ए डायोड एंड रजिस्टर इन दिस सर्किट शोन। फिगर है ही नहीं और शोन लिखा हुआ है। इसका फिगर मैं बना देता हूं। ठीक, यहाँ पे एक डायोड, ठीक, यहाँ पे एक रजिस्टर और, चलो सोन हो गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो वोल्टेज की दी हुई है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब वी नॉट, वो कितना दी हुई है? 200 वोल्ट। वी नॉट दिया हुआ। इफ द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज नेग्लिजिबल। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मतलब इसका रेजिस्टेंस, डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कैसा है? नेग्लिजिबल है। आरबी कितने के बराबर है? 0 के बराबर। आरबी अगर 0 के बराबर है, देन आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या पड़ा है? वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है? वी नॉट बाई 2 ना। वी नॉट की वैल्यू कितना है? 200 बाई 2 कितना हो जाएगा? बस आंसर होगा। ठीक है। हो गया। अगला देखिएगा,
अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन दिमाग से इसका आंसर दे पाता है। ठीक है, हालांकि रेक्टिफायर का नहीं है, पहले रेक्टिफायर निपटा लेते हैं, नहीं तो। ठीक है, ये वाला देखो, कोई पेन ऑन चलाने की जरूरत नहीं है। कौन सा रेक्टिफायर है? फुल वेव। फुल वेव रेक्टिफायर है जो ऑपरेट कर रहा है इतने फ्रीक्वेंसी पे। मेन मतलब इनपुट, मेन मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपेल वुड बी ना, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डबल हो जाएगी, तो कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, कर लो इसको। इसको आउटपुट कर लो ना। क्लियर रहेगा ना? चलो, यहां तक हो गया। ये भी बच्चों टाइप का ही क्वेश्चन है अगला। इसका जवाब आप ऐसे ही दे दीजिएगा। बोलो। इनपुट और आउटपुट हाफ वेव में क्या होता है? सेम होता है, तो कौन सा सही हो जाए? सी वाला। ठीक है, कर लीजिए। ये नीट का है ये क्वेश्चन, पीवाईक्यू में से है। जब वो फिल्टर लगा दोगे तब होगा। फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फिल्टर, तो फिल्टर कौन यूज होगा? कैपेसिटर। फिल्टर का काम कौन करेगा? कैपेसिटर काम करेगा। ठीक है, अब आप देखिए, अभी तक ये हमारा क्या होता था? डायोड होता था यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है यहाँ पे, फुल वेव रेक्टिफायर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे कर, यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ था, इस रजिस्टर के अबाउट, इसके अबाउट जो आउटपुट आ रहा था, यहाँ पे इनपुट कैसा था? इस तरह से था ना, इस तरह से था, आई वर्सेस टाइम ग्राफ, इस तरह से था इनपुट। तो इसको इसको जो मिलता था आउटपुट, वो कैसा मिलता था? इस तरह से ना। अगर फुल वेव रेक्टिफायर था इस तरह से मिलता ना, ये इनपुट था और ये आउटपुट था। मान लेते हैं आपका लैपटॉप होता या मोबाइल होती, तो उसमें ये दिक्कत आ जाती कि इस तरह से करंट ये झेल ना पाता और खराब हो जाता। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहां तक करंट पहुंचे इससे पहले हमने रास्ते में एक लगा दिया फिल्टर। क्या लगा दिया? फिल्टर ना। समझ आ रहे ना? ये फिल्टर का काम कौन करेगा? कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का फंक्शन सुन लीजिए। कैपेसिटर डीसी को रोकता है, एसी को अलाउ करता है। कैपेसिटर किसको रोकता है? डीसी को रोक देता है। आपने पढ़ा है ना, कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज होने के बाद ओपन सर्किट बन जाता है, याद है?
फुल चार्ज होने के बाद जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वही कैपेसिटर का हो जाता है, और वो कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर किसको रोकता है, डीसी को। एसी को क्या करता है, अलाउ करता है। अब एसी को अलाउ करेगा। अब आप देखिए एसी यहां से आ जो रही थी ये वाली, अब देखो एक मिनट, इससे पहले क्या लगा दिया, कैपेसिटर। तो ये वाली चीज क्या हो गई, अब इनपुट हो गई किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। किसके लिए, कैपेसिटर। अच्छा ये बताओ, कैपेसिटर मान लेते हैं, अच्छा इसमें कौन सा नेचर है, इस एक मिनट फील करना, सुनना। इस वाली जो ये इनपुट किसको मिल रहा है, कैपेसिटर को। इसके पास कौन सा नेचर है बताइए, इसके पास रिपेल वाला नेचर है। कैसा है, रिपेल वाला। ये पूरी तरह से जो डीसी ओरिजिनली होनी चाहिए हमारी डिवाइस के लिए वो ऐसी होनी चाहिए ना, ऐसी होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक नेचर है जो इसको क्या करा रहा है, बढ़ा घटा रहा है ना। और एक नेचर ये वाला है सीधा वाला। तो दो नेचर है ना। तो दो नेचर जब यहां से ये वाला कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट। तो कैपेसिटर के अंदर काबिलियत होती है कि इस वाले को एसी को क्या कर देगा, अलाउ कर देगा ना। एसी को क्या कर देता है, अलाउ। और डीसी को क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये वाला नेचर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और वो रुक करके किससे पास होगा, रजिस्टर। तो ये जो क्या कहते हैं करंट आ रही है ना, तो इसके अंदर कौन सा नेचर है, दो नेचर। एसी मतलब चेंज होने वाला नेचर। तो चेंज होने वाला नेचर क्या हो जाता है, कैपेसिटर से अलाउ हो जाता है, पास हो जाता है। और जो इसके अंदर ये वाला नेचर है, ये ऊपर वाला स्टडी वाला, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो कैपेसिटर किसको रोकता है, स्टडी को रोकता है। और चेंज होने वाले नेचर को क्या कर देता है, अलाउ। तो स्टडी को रोक देगा और स्टडी वाली इधर से पास होगी और ये वाली इधर से पर। तो इसका जो ग्राफ है ना इस रिपेल का, ये जो आउटपुट होगा लोड से आप जो पास होगी करंट, वो ऐसे थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं होती, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाएगी। समझ आ रही ना बात, क्या चीज। हाँ हाँ, बस मैं आपको समझाने के लिए, ये कैपेसिटर जो होता है वो चेंजिंग नेचर को रोकता है। किसके नेचर को रोकता है, चेंजिंग, चेंजिंग नेचर को क्या करता है, अलाउ करता है। और सीधे वाले नेचर को, जो स्टेडी वाले नेचर को है, उसको क्या करता है, रोकता है। तो उस वाले को रोक करके आगे से चला जाएगा। और जो ये चेंजिंग नेचर है उसको क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। समझ आ रही ना बात। तो ये लोड जो है उससे जो करंट जाएगी वो ये वाली जाएगी, इस नेचर की। समझ आ रही ना। और इसको सीधा अगर करना होता है तो जीनर ऐड करते हैं, अभी जीनर पढ़े नहीं है। समझ आ रही ना बात, पूरी तरह से सीधा। समझ पा रहे हो ना, क्लियर रहेगा। तो इतनी बात आप देख लीजिए, फिल्टर का काम ये होता है। ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा, कैपेसिटर किसको अलाउ करता है, अल्टरनेटिंग नेचर को अलाउ करता है। और डीसी नेचर को क्या करता है, रोक देता है। तो डीसी नेचर को इधर से पास कर देगा और अल्टरनेटिंग नेचर को अलाउ कर। ये भी क्या है, डीसी। इसमें थोड़ा सा नेचर कैसा है, अल्टरनेटिंग। ये कौन सी है, स्टेडी डीसी। इसको क्या लिख लेंगे, स्टेडी डीसी। ठीक है। तो कैपेसिटर किस में बदलता है, डीसी, डीसी वाले को ही रिपेल नेचर को किस में बदल देता है, स्टेडी नेचर में। रिपेल मतलब चेंज होने वाला नेचर, किस में बदल देता है, स्टेडी नेचर में। ये काम होता है कैपेसिटर का, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फिल्टर बोला जाता है। ठीक।
इसको कर लीजिए, फिर एक और एप्लीकेशन पढ़ते हैं जीनर डायोड ना। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं कौन दे पाता है। ठीक है, नहीं लिख पा, इसको लिखिएगा, इसको बताइएगा। ठीक, कौन सा सही होगा। सर्किट दिखनी चाहिए आपको। फॉर द गिवन सर्किट इन पीएन जंक्शन डायोड, ये सर्किट गिवन है, पीएन जंक्शन डायोड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। कह रहा है इन फॉरवर्ड बायसिंग द वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस आर इज वी। अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, अच्छा ये क्या होगा P और ये क्या होगा N, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है P से, और नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है N से। तो कह रहा है जब ऐसा होगा तो उस वक्त इस रजिस्टर के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप कितने के बराबर होगा, V के बराबर। क्या ये बात सही है। अगला कह रहा है इन फॉरवर्ड बायसिंग द वोल्टेज अक्रॉस R इज 2V। अगर फॉरवर्ड बायसिंग में लगा है तो क्या इसका वोल्टेज बैटरी का भी कितना है V है, तो क्या इसका 2V हो जाएगा। ये तो एकदम इम्पॉसिबल सा है, समझ आ रहे। तो इसको तो काट ही दो, बैटरी का कितना है V और रजिस्टर का कितना हो जाएगा 2V। तो पहले 2V वाले को तो निपटा दो, ठीक है, समझ आ रही ना। अब अगला देखिएगा, इन दो में से एक सही है। कह रहा है इन द रिवर्स बायसिंग, इसका टर्मिनल पलट दो तो क्या हो जाएगा रिवर्स बायसिंग। इन द रिवर्स बायसिंग द वोल्टेज अक्रॉस आर इज वी। क्या वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो अक्रॉस आर कितने के बराबर होगा, बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। कौन सा सही होना चाहिए है। हाँ, नहीं, ऐसा क्यों। करंट नहीं, मतलब वो कैलकुलेशन के टाइम ले लेते हैं, लेकिन होती है माइक्रो में, ठीक है, समझ आ रही ना बात। वो कैलकुलेशन के टाइम आंसर लाने के लिए कर। बताइए कौन सा सही होगा, ए वाला। रीजन क्यों है। अबे पढ़ाया हुआ है भैया। मैं, अगर आपको खाली इतनी बात याद होती, फॉरवर्ड बायसिंग में इसका रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल होता है, कम होता है, और रिवर्स में क्या होता है 10⁻7 होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो रिवर्स में बहुत ज्यादा अगर इसका क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, तो इसके अबाउट ड्रॉप होगा ना, तो बैटरी का कुछ पोटेंशियल तो इसको चला जाएगा, समझ। अगर फॉरवर्ड में होगा तो इसका रेजिस्टेंस कैसा है नेग्लिजिबल। अगर इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो सारा रेजिस्टेंस किसके पास है, इसके पास, तो पूरा बैटरी का पोटेंशियल किसको चला जाएगा आर को। बस ए वाला सही हो जाएगा, इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। वो जो पढ़ाया था कि फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस लगभग क्या होता है बहुत छोटा होता है, और रिवर्स में क्या होता है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो रिवर्स में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से कुछ बैटरी का पोटेंशियल यहाँ भी ड्रॉप हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा पोटेंशियल। लेकिन फॉरवर्ड में क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो पूरा ड्रॉप कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा, लेकिन हो गया कि नहीं। हो गया, हो गया, चलो एक मिनट रुक जाओ। ओए, अगला टॉपिक सेकंड एप्लीकेशन, डायोड का कौन सा एप्लीकेशन सेकंड। पहला क्या पढ़ा हमने, रेक्टिफायर, एज ए रेक्टिफायर। तो एज ए रेक्टिफायर हाफ वेव और फुल वेव पढ़ा, और किस में यूज करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में ना। अब हम किस क्या पढ़ने जा रहे हैं, जीनर डायोड। अच्छा, थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए, जीनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस्ड कंडीशन में यूज होता है।
और मैंने जीनर इफेक्ट, एवलांच इफेक्ट पढ़ाया था रिवर्स बायसिंग में। इसमें पढ़ाया था रिवर्स बायसिंग। तो वही उसी से ये पढ़ना है। तो जीनर डायोड जो होता है वो कैसा होता है? जीनर डायोड जो होता है वो किस कंडीशन में यूज होता है? रिवर्स बायस्ड कंडीशन में। इसमें यूज होता है रिवर्स बायस्ड कंडीशन में। और इसमें जो है दो चीजें एप्लीकेबल है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज देखना, इसका ये हाईली डोप्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाईली डोप्ड, ठीक है। एक बात तो लिख दी, कैसा होता है रिवर्स बायस्ड कंडीशन में। और दूसरी बात कैसा होना चाहिए? हाईली डोप्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाईली डोप्ड। अच्छा, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में ग्राफ आपको याद है रिवर्स बायस्ड का? करंट किस में होती है? आई किस में होती है? माइक्रो एम्पियर में। और इसका ग्राफ कुछ ऐसे आया था ना। अच्छा, इस वोल्टेज को क्या बोला था आपने? क्या बोला था? ब्रेक डाउन वोल्टेज। आज एक और नाम हम देंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज ना। ब्रेक डाउन वोल्टेज। जो जीनर डायोड होता है वो रिवर्स बायस्ड कंडीशन में यूज होता है और कैसा होता है? हाईली डोप्ड होता है। अच्छा, हाईली डोप्ड होगा। अच्छा, अगर हाईली डोप्ड होता है, इधर की तरफ ये वाली लाइन किसकी है? वोल्टेज की ना। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो, वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो रिवर्स बायस्ड कंडीशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? याद है? रिवर्स बायस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है। और फॉरवर्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल घटता है। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये किस कंडीशन में यूज हो रहा है? रिवर्स बायस कंडीशन में। और मैं पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? स्ट्रांग होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से ये क्या करता है? जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, उनको तोड़ना स्टार्ट कर देता है। क्या स्टार्ट कर देता है? तोड़ना। और जिसपे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टूटता है तो दो, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाता है ना। क्या क्रिएट होना शुरू हो जाता है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो क्या कहते हैं, जिस वोल्टेज पे होता है ये काम, उसे क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। और इसी इफेक्ट को क्या बोला था? जीनर इफेक्ट। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जीनर वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनर वोल्टेज। जीनर वोल्टेज किसे कहते हैं? जिस वोल्टेज पे या जिस फील्ड पे क्या हो? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या स्टार्ट कर दें? टूटना स्टार्ट कर दे। बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होना शुरू हो जाए, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? जीनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो मतलब ये जो जीनर डायोड होता है वो रिवर्स बायस कंडीशन में उस पे यूज होता है? किस पे यूज होता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज पे यूज होता है। इस पे यूज होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब इसका एप्लीकेशन सुनिएगा। इसका एप्लीकेशन जो होता है ये यूज होता है स्टेबलाइजर में। इसमें यूज होता है स्टेबलाइजर में। आपने देखा होगा स्टेबलाइजर क्या होता है? वोल्टेज के फ्लैक्चुएशन को क्या करता है? रोकता है। वोल्टेज के या करंट कह लीजिए, वोल्टेज के फ्लैक्चुएशन को क्या करता है? रोकता है। नहीं तो आपने टीवी में देखा होगा, पहले लगता था स्टेबलाइजर, वो क्या करता है? वो जो वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन होता है उसको क्या कर देता है? रोक देता है, ताकि वो खराब ना हो। देखिएगा कैसे काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। सर्किट बनाता हूं। एक रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लगा हुआ है जीनर। अच्छा, जीनर का क्या होता है, दिखाते कैसे? सिंबल कैसा होता है इसका? जीनर का ऐसे ही रहेगा, बस इसको थोड़ा सा मोच जैसा कर देंगे ऐसे जेड टाइप का। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? जेड बना रहता है तो इसलिए क्या हो जाता है? जीनर हो जाता है। तो यहां पे देखिए जीनर लगा हुआ है ना, ये जीनर है। इसकी एक मोच नीचे, एक मोच ऊपर है, ठीक है।
यहां हो गया, ये सोर्स है, ठीक, ये सोर्स है, और यहां पे क्या लगा लीजिए, एक रेजिस्टर लगा लीजिए, ठीक, एक रेजिस्टर लगा लीजिए, आर लोड, ठीक है, आर लोड हो गया। यहां तक हो जाने के बाद अब देखिएगा, अगली चीज सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां पे आर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, इधर से करंट आएगी, इधर से करंट क्या करेगी, आएगी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर ले लो और इधर कैसा ले लो, नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी हो गई, ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव। अच्छा, इधर से करंट जब आएगी तो जब इधर से जाएगी, ये जीनर है, ये क्या है, जीनर डायोड, रिवर्स कंडीशन में लगा हुआ है कि नहीं, रिवर्स बायस्ड है। अच्छा, इसका कुछ वोल्टेज होगा, वो हमको गिवन होता है, वो हमको क्या होता है, गिवन होता है। तो इसका वोल्टेज जो होता है वो क्या कहलाता है, जीनर वोल्टेज, या क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। अच्छा, एक चीज आप पिक्चर से देख करके मुझे बताइएगा, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंच जाती है कंडीशन, उसके बाद वोल्टेज नहीं बढ़ता, सिर्फ क्या बढ़ती है, करंट बढ़ती है। क्या बढ़ती है? तो जीनर इस मोड में है ना, रिवर्स कंडीशन में इस मोड में है, तो इसके अंदर करंट की अलाउनेस ज्यादा, मतलब इसके पास एबिलिटी है अपने अंदर करंट को ज्यादा अलाउ कर सकता है। इसका पोटेंशियल तो फिक्स है, एक फिक्स पोटेंशियल पे जीनर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्या करने की, करंट को ज्यादा अपने अंदर ला सकता है। तो अचानक अगर इधर से करंट ज्यादा आ गई तो इसके पास एक खासियत है कि अपने अंदर करंट ज्यादा अलाउ कर सकता है एक फिक्स वोल्टेज पे, यही खासियत है जीनर की। अब देखिए कैसे अलाउ करेगा, इसके अलाउ करने का तरीका क्या होगा, देखना, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस ना। मान लेते हैं वोल्टेज हमारा एग्जाम्पल के लिए 10 वोल्ट है, कितना है, 10 वोल्ट, ये जीनर वोल्टेज है, कौन सा है, जीनर वोल्टेज, और आपकी जो करंट थी ना वो कितना थी, 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना था, 10, तो ये दोनों आपस में बराबर है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, करंट इसने अलाउ कर लिया अपने अंदर ज्यादा, मान लेते हैं कितना कर लिया, 2, तो रेजिस्टेंस को कितना होना पड़ेगा, 5 ना। अगर इसने करंट को अलाउ कर लिया 5, तो रेजिस्टेंस को कितना होना पड़ेगा, 2। तो ये अपने अंदर करंट अलाउ कैसे करता है, पोटेंशियल चेंज ना नहीं होने देता, पोटेंशियल चेंज नहीं होने देता अपना, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो भी नहीं रहा है ब्रेकडाउन कंडीशन में। तो ये क्या करता है, अपने अंदर अगर करंट बढ़ा रहा है तो कैसे बढ़ा रहा है, रेजिस्टेंस को कम करके। तो जीनर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अपने रेजिस्टेंस पे वो क्या रखता है, कंट्रोल रखता है, वो बढ़ा घटा सकता है अपने रेजिस्टेंस को, समझ आए। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर दो चीजें पैरेलल में लगी हुई है, दो चीजें किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में, तो इनका पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। तो जीनर का पोटेंशियल, जैसे मान लेते हैं ये डिवाइस हमें पता है कि 10 वोल्ट पे खराब हो जाएगी, कितने पे हो जाएगी, 10 वोल्ट पे, इसके साथ एक जीनर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, जीनर, और जीनर कितने वोल्ट का ले लेंगे, 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट का ले लेंगे। अब ये 10 वोल्ट से बढ़ने ही नहीं देगा इनका पोटेंशियल, समझ आ रही ना बात। तो ये होता है स्टेबलाइजर, क्या होता है, स्टेबलाइजर, उसके अंदर यही सर्किट होती है, समझ आए। तो जीनर का काम क्या है, इसका पोटेंशियल मेंटेन रखना। अब आप देखिएगा, मान लेते हैं बैटरी हमारी 50 वोल्ट की है, कैलकुलेशन में आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बैटरी हमारी कितने की है, 50 वोल्ट की। जीनर का मान लेते हैं हमें दिया हुआ है 20 वोल्ट, कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट। फिर सीधा हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, खाली इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, जो जीनर का वोल्टेज होगा वही किसका होगा, किसका होगा यार, जो जीनर का वोल्टेज होगा वही लोड का वोल्टेज होगा, तो मतलब इसका भी वोल्टेज कितने के बराबर है, 20। अच्छा, लोड का रेजिस्टेंस पता होगा, लोड का रेजिस्टेंस पता होगा, तो यहां से पास होने वाली करंट निकाल सकते हो कि नहीं, यहां से करंट पता चल गई। अच्छा, यहां पे अगर करंट पता चल गई, यहां पे अगर करंट पता चल गई, आई की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, ये बताओ यहां पे कितना वोल्ट है, 20, यहां भी कितना वोल्ट है, 20, बैटरी कितने की, 50, 50 में से 20 कौन ले लिए, ये लोग, तो बचा कितना, 30। तो यहां का पोटेंशियल कितना है, 30, और ये क्या पता हो, रेजिस्टेंस, तो यहां की क्या निकल आएगी, करंट। तो आपको कौन सी करंट पता चल जाएगी,
आने वाली करंट पता चल गई। अब आने वाले में से इधर कितनी गई है, इतना, और बची हुई किधर से गई है, जीनर से। बस यही क्वेश्चन होता है इसमें। नहीं समझ आई बात? जीनर का क्या पता होगा, सुन लो, जीनर का क्या पता होता है, एक बार और सुनो फिर क्वेश्चन करा दूंगा, रट जाएगा, चिंता ना करो। जीनर का क्या पता होता है, पोटेंशियल। ये पैरेलल में लगा हुआ है तो जो पोटेंशियल जीनर का वही पोटेंशियल इसका। अच्छा, लोड का क्या पता होगा, रेजिस्टेंस, निकल जाएगी क्या, करंट, करंट निकल है। अब एक चीज, यहां तो करंट पता चल गई कितना लोड से जा रही, वो करंट डिसाइड हो गई। अब इधर आ जाइए, बैटरी कितने की है, 50, 50 में से इधर कितना ले रही है ये सर्किट, 20, बची कितना, 30, 30 किधर जा रहा है, इधर। इसका क्या पता है, वोल्टेज, और क्या पता है, रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस से क्या निकाल लोगे, करंट। अब ये पता चल गया बैटरी से आने वाली करंट, बैटरी से आने वाली करंट मतलब टोटल करंट, टोटल करंट में से कुछ करंट इधर चली गई, उसको निकाल दो, बची कहां से जा रही, जीनर से। यही पूछता है, जीनर से करंट कितनी जा रही, समझ आ रही ना बात, क्लियर है जीनर। चले क्वेश्चन करते हैं सीधा क्वेश्चन से, ठीक है। अच्छा हाँ लिख लो। हो गया, चलो लिख चुके हैं ना। तो जीनर के अंदर वोल्टेज कैसे मेंटेन रहता है, अगर अपने अंदर ज्यादा करंट अलाउ करता है तो अपने रेजिस्टेंस को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। समझ आ रही ना। चलो पहला क्वेश्चन देखिए जीनर के ऊपर, ये वाला नहीं, पहले ये वाला करते हैं। आ गया, आ गया वे। ये वाला देखो, एक मिनट देखो, ए जीनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब जीनर वोल्टेज, तो जीनर वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 15 वोल्ट, और ये हो गई इसकी मोच, ये हो गई, ठीक है। ये जीनर वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 15 वोल्ट। अच्छा, जीनर वोल्टेज 15 वोल्ट इज यूज्ड इन ए वोल्टेज रेगुलेटर, voltage regulator circuit shown in the figure. The current through the diode is, करंट पूछ रहा है किसके थ्रू, करंट थ्रू डायोड, इसके थ्रू है, करंट पूछ रहा है किसके थ्रू, डायोड के थ्रू, जीनर डायोड के थ्रू करंट पूछ रहा है। अब करंट निकालने का तरीका देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। एक मिनट देख लो पहला क्वेश्चन, दूसरा आप करिएगा। इसकी करंट निकालना है, यहां से करंट कितनी पास हो रही है, यही करंट मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस पे चलाऊंगा, इसकी करंट निकालूंगा। इस पे वोल्टेज कितना है 15, तो इसका भी कितना होगा 15। आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। वी इज इक्वल टू कितना है, वी इज इक्वल टू कितना है 15, आर इज इक्वल टू कितना है 1 किलो, मतलब कितना 10 की पावर -3। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 इंटू किलो, मतलब क्या होता है 10 की पावर +3 होगा, 10 की पावर कितना होगा +3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा 15 मिली एम्पियर ना, 10 की पावर -3 की जगह पे क्या कर दिया मिली। यहां तक कोई दिक्कत आ गया। तो इधर से करंट कितना आ रही है, इधर से करंट कितना आ रही है 15 मिली एम्पियर, एक पार्ट निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए यहां पे पोटेंशियल कितना है 20, 20 में से 15 किसने ले लिया, 15 किसने ले लिया, जीनर ने। तो इसका 15 है, इसका भी कितना है 15 ही। तो 20 में से 15 किसने ले लिया, जीनर ने, बचा कितना 5। तो यहां पे कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। अब देखो I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। V की वैल्यू कितना है 5, R की वैल्यू कितना है 250 ना। एक काम करते हैं, इसको कट पिट मत करिएगा, देखिएगा जुगाड़ देखिए। एक काम करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा नीचे 20/1000।
तो 20/1000 को ऐसे लिख सकते हो, 20 × 10⁻³ 1000 को ऊपर कर लिया, तो ये सीधा कितना हो जाएगा, 20 मिलियन। अब कट पिट करते लंबा टाइम लग जाता, ठीक है। अब देखो यहां से ये 20 मिली एम्पियर यहां से जा रही थी, तो उसमें से इधर कितना चली गई, 15, तो इधर से कितना आ रही है, 5 मिलियन। बस आंसर हो, यही पूछा जाता है, समझ आ रही ना बस। और बहुत कुछ क्या कर सकता है, एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो भी बता देता हूं यहीं पे। यहां की क्या पता है, करंट, यहां का क्या पता है, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस पूछ सकता है, ओम्स लॉ आना चाहिए बस, V = IR, ठीक है? हो गया ना, देखो कहाँ बहुत हुए, कहाँ जाना है, किसके पास है, मतलब किस जगह, ये वाला क्वेश्चन फटाफट बताओ। जेनर वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है। थर्टी मिली एम्पियर ना, हाँ सही है। अब जिसका जिसका नहीं आएगा ट्राई करेगा एकदम वैसे ही है, इस वोल्टेज को चिपका लेना इसके साथ, हाँ, यही वाला वोल्टेज इसका होगा, ठीक है। और कोई ये ना सोचे कि इसको यहां होना चाहिए, बात एक ही है, ठीक है। चलो हो गया, एक छोटा सा क्वेश्चन बता, लिख रहे हो, इसमें क्या लिखना था, ठीक है। लिख चुके ना, ये वाला देखो, आप जानते ही हो, हैं, हाँ, कैसे, स्टेबलाइजेशन, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन, रेक्टिफिकेशन में कौन यूज होता है, समझ आ रहा, जीनर डायोड स्पेशली किसके लिए यूज होता है, स्टेबलाइजर के लिए यूज होता है, समझ आ रही ना। एक और इसी का छोटा, ये भी रफ टाइप का ही क्वेश्चन, हो गया। दो छोटे छोटे क्वेश्चन, इनका जवाब दे दीजिए, फिर आप लिखते रहिएगा। इसका बताइए कौन सा होगा, चारों का मैं बता देता हूं। ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर होता है, वो होता है, वो सिलेबस में है नहीं। रेगुलेटर कौन होता है, जीनर, कौन होता है, जीनर। और रेक्टिफायर, हाँ, रेक्टिफायर जो होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है ना। और फिल्टर,
कैपेसिटर, फिल्टर, कैपेसिटर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बस खत्म। ये लिख चुके हो ना, उसको लिखना क्या है, वो तो उसमें ही लिखा दिया था। ये ऐसे ही बस क्वेश्चन है, समझ। द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जस्ट एक क्या होता है, कंपोनेंट होता है, डायोड। और जीनर डायोड भी क्या है, एक कंपोनेंट है, इसका एक काम, ये सर्किट तो है नहीं कंप्लीट, ये क्या है, कंपोनेंट है। और जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर भी एक तरह का क्या है, कंपोनेंट है, वो एम्पलीफाई करता है। ठीक है, ये भी क्या है, तो बचा कौन सा है, ये सब, ये तीनों क्या है, पार्ट हैं सर्किट के, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें लिखा भी सर्किट है। ठीक है, बाकी जीनर तो आपका कंप्लीट कर दिया मैंने। अब जानते हैं एक टॉपिक रह गया जिसके अंदर 3 टॉपिक हैं, ऑप्टोमेट्रिक डिवाइसेस। समझ समझ आ रहे, या ऑप्टो इलेक्ट्रिक कह लीजिए। ठीक है, ठीक है, उसमें 3 चीजें आती है, एलईडी, फोटो डायोड, और क्या आता है, सोलर सेल। क्या आता है, सोलर सेल। ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें कल हो जाएगी, और साथ साथ में फिर शुरू हो जाएगा आपका लॉजिक गेट। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू।